नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे मगध का उत्कर्ष। इसमें हम लोग देखेंगे मगध के बारे में, जिसमें यहाँ पे जो इसके शुरू के तीन जो यहाँ पे राजवंश थे, जिसमें था यहाँ पे पहला था आपका कौन सा वंश, तो पहला आपका यहाँ पे जो वंश था उसका नाम था यहाँ पे हर्यक वंश। उसके बाद हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश के बारे में, उसके बाद देखेंगे हम लोग नंद वंश के बारे में। तो हमारा इस वीडियो में सिर्फ हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो दिया है कि मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था। जो मगध था यह 16 जो प्राचीन में महाजनपद हैं, जिनका जो हम लोगों ने जो महाजनपद है इनके बारे में पिछले वीडियो में देखा है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इसमें दिया गया है कि मगध जो है प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और महाभारत से हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। परंतु इसका हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। इसका हमें कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखेंगे तो जो मगध था इसके शक्तिशाली होने का जो प्रमुख कारण है यह क्या था। तो मगध जो है इसके शक्तिशाली होने का जो मुख्य कारण है, विस्तृत उपजाऊ मैदान था, प्राकृतिक सुरक्षा थी, खनिज संसाधनों की उपलब्धता थी, व्यापार में वृद्धि था और वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता थी। कृषि में लोहे के उपयोग थे और धान की रोपाई की पद्धति का विकास था, इसलिए मगध शक्तिशाली हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखेंगे तो आगे है कि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। पहला था हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कण्व वंश, कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश। इस प्रकार यहाँ पे 7 राजवंशों ने मगध महाजनपद पर शासन किया था। एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं हर्यक वंश। तो यहाँ पे जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश का जो शासनकाल है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। हर्यक वंश का जो शासनकाल है यह 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व था। और इसमें जो पहले इसके शासक, इसमें हम जो देखेंगे महत्वपूर्ण जो शासक हैं, बिंबिसार हैं, अजातशत्रु हैं, उदयन हैं, नागदशक हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके शासक के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो पहला यहाँ पे है बिंबिसार। तो बिंबिसार का जो शासनकाल है यह कब था। तो बिंबिसार का जो शासनकाल है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। और हर्यक वंश का संस्थापक जो है बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसकी प्रारंभिक राजधानी जो है गिरिब्रज थी और बाद में इसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। यानी हर्यक वंश के जो संस्थापक है बिंबिसार थे और इनकी जो प्रारंभिक जो राजधानी थी यह गिरिब्रज थी और बाद में इसने अपनी राजधानी जो है परिवर्तन करके राजगिरी को बनाया था। और आगे यहाँ पे बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और यहाँ पे बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। जो इनका प्रथम विवाह हुआ था यह कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन महाकौशल्या देवी से किया गया था। और इस विवाह में इन्हें दहेज में काशी प्रांत प्राप्त हुआ था। यानी यहाँ पे जो बिंबिसार थे इन्होंने 3 विवाह किए थे, जिसमें से जो पहला इन्होंने विवाह किया था वह कौशल राज की जो पुत्री थी और प्रसेनजित की जो बहन थी महाकौशला देवी, इनसे किया था। और इस विवाह में इन्हें दहेज के रूप में काशी जो प्रांत है इन्हें प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखेंगे तो आगे है यहाँ पे बिंबिसार के बारे में। दूसरा विवाह जो इन्होंने किया था यह चेलना या छलना से किया था। यह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। और तीसरा विवाह जो है इन्होंने छेमा यानी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से किया था। अगला है यहाँ पे बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंग राज्य को जीतकर
उसे अपना राज्य में मिला लिया और उन्होंने वहाँ का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया था। और इसके समय अवंती के राजा जो थे प्रद्योत पांडुरंग से ग्रस्त हो गए थे। तो उसने ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था और जीवक के इलाज से राजा जो प्रद्योत हैं यह स्वस्थ हो गए। जो यहाँ पे बिंबिसार थे, इनके शासनकाल में जो है अवंती के जो राजा थे, राजा प्रद्योत, वह पांडु रोग से वह ग्रस्त थे। उसने ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जो था उसका जीवक उसको भेजा था इलाज करने के लिए, जिसके इलाज से राजा जो प्रद्योत है वह स्वस्थ हो गए थे। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है इसमें अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु का जो शासनकाल है यह 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक है। अगला यहाँ पे 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई। इसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासनकाल प्रारंभ किया, अतः इसे पितृहंता कहते हैं। इन्होंने अपने पिता की हत्या करके अपना शासन प्रारंभ किया था, इसलिए इन्हें पितृहंता कहा जाता है इतिहास में। और अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुनिक भी कहा जाता है। जो अजातशत्रु हैं इन्हें कुनिक भी कहा जाता है। अगला है अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगति हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में ही पहली बौद्ध संगति हुई थी। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथ मुसल और एक था महाशिला कंटक, इसका प्रयोग किया था। यानी जो वैशाली थी उस पर आक्रमण करके यहाँ पे जो अजातशत्रु थे शासक, इन्होंने मगध में मिला लिया था। और इसमें जो 2 नए हथियारों का इन्होंने उपयोग किया था, यह रथ मुसल था और एक था महाशिला कंटक। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पे देखेंगे उदयन के बारे में। अगला शासक यहाँ पे उदयन था, जिसका शासनकाल 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक था। इसने भी अपने पिता की हत्या की, इसलिए इसे भी पितृहंता कहते हैं। और इसके पिता का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या करके उदयन ने भी यहाँ पे अपने राज्य का शासक बना और इसने गंगा और सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्रा रखा तथा इसने राजगिरी से राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, परंतु वह एक अयोग्य शासक था तथा इसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और नए राजवंश की स्थापना कर दी। यानी जो उदयन का पुत्र था नागदशक, वह मगध का शासक बना था, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था जिसकी हत्या उसके ही सेनापति जो थे शिशुनाग उसने कर दी थी। और उसने यहाँ पे जो हर्यक वंश था उसके स्थान पर नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। तो शिशुनाग वंश का जो यहाँ पे वंश है, इसकी जो स्थापना है यह शिशुनाग के द्वारा किया गया। और शिशुनाग का जो शासक था, इसका जो शासनकाल था यह 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व था। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था और इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। जो यहाँ पे शिशुनाग वंश है, इसके जो संस्थापक हैं यह शिशुनाग थे और इसने अपनी जो राजधानी है यह वैशाली को बनाया था। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। इसके बाद जो शासक बना वह कालाशोक बना, इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र को बनाया। और कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और इस वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद के द्वारा कर दिया गया। यानी शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वह नंदी वर्मन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद के द्वारा कर दिया गया। और शिशुनाग वंश के स्थान पर एक नया राजवंश नंद वंश की स्थापना किया गया। तो हम लोग आगे यहाँ पे नंद वंश के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो नंद वंश के जो संस्थापक हैं महापद्म नंद हैं और इनका जो शासनकाल था यह 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का शासक क्षुद्र था। महापद्म इस वंश के सबसे महान शासक था, जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने क्षेत्र में अपने राज्य में मिला लिया था। और महापद्म नंद को सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण
कि महापद्म नंद ने सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसने कलिंग जीतकर एक राट की उपाधि हासिल की। यानी जो महापद्म नंद थे यह नंद वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इन्होंने सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, और इसने कलिंग को जीतकर एक राट की उपाधि धारण की थी। आगे हम यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में। इसका अगला जो शासक बना था यह बना था धनानंद। धनानंद का जो शासनकाल था यह 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक था। और नंद वंश का अंतिम जो संस्थापक है या अंतिम जो शासक है यह धनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था और यह शासक सिकंदर के समकालीन था। और इसी के समय में 326 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था और इसने अपने दरबार से जो चाणक्य थे उसका अपमान करके निकाल दिया था, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं इससे जो रिलेटेड यहाँ पे जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? यह किया था उदयन के द्वारा किया गया था। अगला है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के जो शासक थे अजातशत्रु, इनको कुनिक कहा जाता है। आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक है महापद्म नंद थे। आगे हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दिया गया है महाकाव्यों के अनुसार मगध की स्थापना किसने की थी? तो महाकाव्यों के अनुसार जो मगध की स्थापना या बृहद्रथ के द्वारा किया गया और जिसका अभी तक प्रमाण नहीं मिला है, कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण इसका नहीं मिला है। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये बिंबिसार थे। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाई थी? जो पाटलिपुत्र है इसकी जो स्थापना है यह गंगा और सोन नदी के किनारे यहाँ पे उदयन के द्वारा किया गया और उदयन के द्वारा ही इसे मगध की राजधानी बनाई गई थी। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न है कि वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत किया था? तो यह थे यहाँ पे बिंबिसार थे। अगला यहाँ पे प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? जो कि एनडीए 2015 में पूछा गया यह प्रश्न है। यह इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूलतः कहाँ का शासक था? तो यह था मैसिडोनिया का शासक था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न है दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक थे। कालाशोक जो था यह क्या था? तो जो कालाशोक है यह शिशुनाग वंश के थे और महापद्म नंद जो है यह नंद वंश के शासक थे। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखते हैं। दिए कि महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यह जो था मत्स्य जो यहाँ पे महाजनपद है इसकी राजधानी विराटनगर थी, जहाँ पे महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था 1 वर्ष का। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।